हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी टेट का पेपर कैंसिल हो गया है। उसी यूपी टेट के कैंसिल पेपर का जो 2021 में हुआ है 28 तारीख को, उसी का आज हम मैथ्स की आंसर को देखेंगे और उसके आंसर की को हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो कोई भी काम था, जो 15 मजदूर थे वो कितने दिन में कितने घंटे में कर रहे थे, 48 घंटे में। वही काम है, लेकिन अब कितने घंटे में होना है, 30 घंटे में। तो वही काम 30 घंटे में होना है तो कितने आदमी चाहिए। तो सॉल्व कर लेंगे, 15 दूनी 30, 2 से 48 को काटेंगे 24, तो m बराबर कितना आ गया, 24। आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा होगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाई न्यूनतम संख्या x, कैसा मान बताना है, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू, जिसके लिए संख्या 3 2 4 x 3 4 2 इज डिवाइडेड बाई 11। तो 11 से डिवाइड करने के कई रूल होते हैं। एक सिंपल सा रूल जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो ऑड प्लेस का सम कितना है, 3 + 4 + 3 + 2, तो 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12। इवन प्लेस का सम 2 + x + 4 6 + x। तो x की जगह पर ऐसा क्या रख दें कि इनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने देखा कि x का मान अगर हम 6 रख दें तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है आपका CISI से, जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। आसान क्वेश्चन है। 600 से कितना हो गया, 720, तो ब्याज कितना मिला, 120। जो ब्याज मिला वो कितने वर्ष में मिला, 4 वर्ष में। तो प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज मिला, 30। अगर प्रत्येक वर्ष 30 ब्याज मिला तो हम देखेंगे 30 ब्याज प्रत्येक वर्ष मिला कितने पे, 600 पे गुणा 100, तो कितना परसेंट ब्याज मिला, 5%। अगर ब्याज 5% मिला तो वो कह रहा है कि अब ब्याज कितना बढ़ा दिया जाए, 2% और बढ़ा दिया जाए। तो अब ब्याज मिलना कितना है, 7%। अगर ब्याज अब 7% मिलना है और कितने साल मिलना है, 4 साल, तो 7% ब्याज मिलना है, 4 साल ब्याज मिलना है, तो ब्याज कितना मिल जाएगा, टोटल 28%। तो 600 का 128/100, 100 से इसको काट दीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए। अच्छा 48, कैरी 4, 6 दूनी 12, 12 4 16 की 6, हासिल 1, 6 एकम 6, 1 7। तो हमारा आंसर हो गया 768, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, SI इज इक्वल टू PRT/100, लेकिन इस फार्मूले का यूज आपको 2 बार करना होता, जो हमको टाइम वेस्ट भी होता। और ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से लगाएं। जब आप CISI पढ़ते हैं तो उसमें कई रूल मिलते हैं, कई तरीके मिलते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या होगी। कोई संख्या अपने 20% से, 20% मतलब 1/5 से 60 अधिक है। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 5x में से 1x गया तो 4x/5 इज इक्वल टू 16। 4 से इसको काटिए, 15 चौको 60, x इज इक्वल टू 15 5 75। तो हमारा आंसर हो गया 75। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 102.7 को P/Q में निरूपित कीजिए। एक व्यक्ति ने निरूपित किया तो Q है, तो अब हम लोग इसको दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाएंगे, दशमलव का एक अंक बाद दशमलव लगाए तो 1 0। तो P का मान हो गया 1027, Q का मान हो गया 10। तो हमारा आंसर हो गया 10। कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो कहा है CP रेशियो SP 5:4। तो अब कोई चीज़ 5 की थी, बिकी 4 में, लॉस हुआ 1 का, किस पर, CP पर, गुणा 100, कितने परसेंट, 20% हमारा आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कोई भी हमने आपको फार्मूले पढ़ाए थे, उसमें घन का विकर्ण बताया होगा। घन का विकर्ण होता है भुजा√3। तो भुजा√3 का मान दिया है 8√3, √3 से √3 कट जाएगा, a इज इक्वल टू 8। अगर a इज इक्वल टू 8 हो गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 इंटू 6, सॉल्व कर दीजिए। 6 चौको 24, 2 6 36, 2 38, 384। तो हमारा आंसर हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है। क्यूब के आपने फार्मूले पढ़े होंगे। क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब। क्यूब का डायगोनल होता है a√2, a√3। इसका डायगोनल हो गया, वॉल्यूम हो गया। और अगर हम CSA की बात करें, CSA होता है 4a²। हम लोग TSA की बात करें तो TSA होता है 6a²। अब कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, CSA पूछा गया है TSA। अगर आपको ना कहा जाए कर्व सरफेस एरिया तो आप हमेशा TSA टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड को क्षेत्रफल दिया है 66/7, तो उसका व्यास होगा। तो आपको हमने 2D के फार्मूले में पढ़ाया था मेंसुरेशन में, तो उसमें हमने लिखाया था कि जो 360 डिग्री होगा वो πr² के बराबर होगा। यहाँ पर बात की गई 120 डिग्री की, तो πr² इंटू 120 डिग्री अपॉन 360, और इसी का मान दिया है 66/7। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 पाई का मान रख लीजिए आप लोग, क्योंकि पाई का मान कहा है रखने के लिए। तो 22/7 r² इज इक्वल टू 66/7 अपॉन 3। 7 से 60 कट जाएगा, 22 से काटो, 22 दिया 66। r² बराबर 3 इंटू 3, तो r बराबर कितना 3। लेकिन यहाँ पर हमसे रेडियस नहीं पूछी, यहाँ पर क्या पूछा है डायामीटर, और डायामीटर रेडियस का कितने गुना 2 गुना। तो हमारा आंसर कितना 6। हमारा आंसर हो गया 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए, आपको बताया था उसी दिन, कोई वर्ग है और उसका विकर्ण है मान लेते हैं 2, और इस वर्ग के विकर्ण को हमने कितना कर दिया 4, दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण होता है a√2। ठीक है, अगर a√2 होता है तो इसका मान 2 रख दिया, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2/√2 इंटू √2/√2। ठीक है, तो ये बचा 2, तो a² बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 4 है तो वही सेम प्रोसेस, a√2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 इंटू √2/√2 इंटू √2। तो इससे कट गया, तो a इज इक्वल टू 2√2, तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 या 8। तो 2 जो था वो चीज़ अब कितनी हो गई 8, तो कितने गुना हो गया 4 गुना, और हमारा आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ज़रूरी नहीं है 2 रखो, आप √2 √4 रख लीजिए, आप कुछ भी रख लीजिए, 5 और 10 रख लीजिए, आंसर हमेशा यही आएगा। आप एक बार करके देखना, कोई समस्या हो आप कमेंट में मुझसे पूछना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमने कहा था प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। विनय एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत में बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या होगा। वो कह रहा है कि उसने 75 रुपये में कोई चीज़ बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत, जो उसका CP था, लागत था, बराबर प्रतिशत लाभ होता है, उतना ही जो प्रॉफिट है उतने ही % होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप ऑप्शन पे चले जाया करें। ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे और हमने देखा कि कोई चीज़ 75 में आपने बेची, तो जनरली बात है कि इसका जो प्रॉफिट या CP होगा, जो उसका CP होगा लागत, वो 75 से तो कम होगा। तो 2 ऑप्शन पहले ही कट गए। अब बचा 60 और बचा 50। तो हमने कहा CP 60 है, और उसने कहा CP ही का % प्रॉफिट हुआ है 160/100, और आपने देखा 16 छक्के 96, जो कि नहीं आ रहा है, आना कितना चाहिए 75। तो आंसर ए भी नहीं होगा, तो आंसर ए होगा। चेक कर लेते हैं। 50 का 50% प्रॉफिट लिया गुणा 100, 15 5 75, आंसर मैच कर गया। SP मैच कर गए, तो हमारा आंसर कितना हो गया 50। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, हमेशा ऑप्शन से ट्राई करिए,
जनरली आपको 1 मिनट से कम समय लगेगा ऐसे क्वेश्चनों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इस सीरीज का क्वेश्चन है अंक विन्यास 1, 5, 2, 10, 15, 4, 20 में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सीरीज देखो क्या बन रही है, 1, 2, यहाँ पर गैप है 4, 5, 10, 15, 20, तो 1, 2, 3, 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। कह रहा है कि 3070 के सर्वाधिक निकट संख्या 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो कोई समस्या नहीं, आप 3070 में 17 का भाग दे के देख लो। आप 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, तो रिमाइंडर बचा 13, 137 करेंगे तो 8 सते 56, 8 बार जाएगा तो 136, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कैरी है 0, वह संख्या 10 है। लेकिन अगर 17 होती तो 17 से पूरा डिविजिबल हो जाती। तो यहाँ पर कमी किसकी, अगर यहाँ पर 0 की जगह कितना हो जाता 7, और आप यहाँ पर 7 रखते, 7 से 7 17, 17 डिवाइड हो जाता, तो हमारा आंसर हो जाता 3037। लेकिन एक कंडीशन और बनती है, क्या कि यहाँ पर 7 ना होकर ये वैल्यू 10 कम ही होती 3060। लेकिन 3060 भी 17 से डिविजिबल है, लेकिन वो कह रहा है कि सर्वाधिक निकट। तो आप बताइए कि 3070 के पास 3060 है कि 3070 है। तो इस तरीके से आपका 3070 आंसर होगा, क्योंकि सर्वाधिक निकट बोला है। तो सर्वाधिक निकट 3060 नहीं है, कितनी है 3070, जो 17 से डिवाइड होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 देते हैं। कह रहा है ए और बी दो संख्या हैं, इसको 6 से डिवाइड किया, इसको भी 6 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 4 है, इसका रिमाइंडर 5 है। तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप रिमाइंडर का ही स्क्वायर कर दीजिए। 4 चौको 16, 5 25, 16 25 कितना हो गया 41/6। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 5, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 5। दूसरा तरीका भी है, आप एक ही कोई वैल्यू मान लीजिए। अगर माने तो एक ही वैल्यू मान ली मैंने 6, सॉरी एक ही वैल्यू मान ली मैंने 10, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4, और बी की वैल्यू मान ली मैंने 11, और 11 को अगर 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5। तो ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, तो टोटल हो जाएगा 221। और 221 को 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 36, 18, 4 बचा, 6 से 36, तो रिमाइंडर कितना बचा 5। आप इस तरीके से भी वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, और ये तरीका भी यूज में ला सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। तो हमारा आंसर हो गया 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो वर्ग की भुजा होती है ए में कितने % की वृद्धि 10% की, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए इंटू ए, तो 10% इसका हुआ और 10% इसका हुआ। तो जो वृद्धि है वो कितनी बार हुई, 2 बार। तो आप डायरेक्ट करिए 110/100, 110/100, 0 से 0 कट गया, तो आंसर हो गया 121। जो चीज़ पहले 100 थी अब वो 121 हो गई, तो टोटल वृद्धि कितने की हो गई 21% की। आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते थे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100, इससे भी आपका आंसर आ जाता। तो हमने देखा कि जब कोई वृद्धि हुई है 10% की, लेकिन उसके वृद्धि जो डिपेंड करेगी वो एरिया पर डिपेंड करेगी, और जो एरिया है वो कितने % है। एरिया जो होता है साइड स्क्वायर होता है, साइड 2 बार बढ़ाई गई, और 2 बार जब 10% बढ़ेगा तो कितना % की वृद्धि होगी 21% की। एज का भी एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है। मोहन की 5 वर्ष पूर्व, मान लेते हैं मोहन की उम्र है x, 5 वर्ष पूर्व उम्र 9 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 15 है। तो इसको देखो एक स्ट्रक्चर बना के रख लिया, पूछा है मोहन की वर्तमान उम्र क्या। तो मोहन की वर्तमान उम्र ही तो x है, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 5। तो पहले हम ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन माना 7 में से 5 गया 2, और 9 7 16, 16 दूनी
32, यानी बहुत आगे बढ़ गया। 7 से तो छोटा ही होगा, सॉरी तीनों छोटे हैं। 6 देख लेते हैं, 6 में से 5 गया 1 और 9 6 15, तो आंसर हो गया 15, 15 एकम 15, तो हमारा आंसर कितना हो गया डी। चाहे तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ट्राई किया करो, जो ऑप्शन से बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। सेम चीज़ है, क्योंकि वही चीज़ उसी स्ट्रक्चर में मैंने ऑप्शन रखना ट्राई किए, पहला नहीं आया दूसरा आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है, अच्छा क्वेश्चन पूछा था। लिखा है कि 0.00032 की पावर 0.6। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो दशमलव की जगह 1 1 2 3 4 5। अगर हम देखें 32 है, वो 2 की पावर कितना होता है 5, तो 2 की पावर 5 अपॉन ए कितनी बिंदी है 5, तो 10 की पावर भी कितना हो जाएगा 5। और 0.6 को क्या लिख सकते हैं 6/10, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब क्या हम 2/10 को ऐसे लिख सकते हैं 2/10 की पावर 5 की पावर 3/5, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2/10 को क्या हम 1/5 लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको पावर क्या बचेगी, 5 से 5 कैंसिल, तो हो गया 1/5 की पावर 3। और 1/5 की पावर अगर 3 हो गया तो 1/5 को बोलेंगे 1/125, और सॉल्व करेंगे दशमलव 0.00000, तो 125 अट्ठे होता है 1000, तो हमारा आंसर आ गया 0.008, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि संख्याएं 5x 9 3 2 7 2/8 का योग 1114 है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्लियर? अगर x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो देखो 9 7 16 16 8 24, तो 24 का 4 लिखा है, कैरी कितना 2। अब पहले से यहाँ पर 2 है, 2 और 2 कितना होगा 4। अगर 2 और 2 4 हो गया तो अब यहाँ पर 1 आना है, तो 2 और 2 4 हो गया, तो x का मान हम मैक्सिमम 7 ही तो मान सकते हैं, क्योंकि 7 4 कितना होगा 11। अगर 7 4 11 होगा तो कैरी कितना होगा 1, और कैरी अगर 1 होगा तो 5 3 8 2 10 1 11, यानी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो x का मान 7 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमेय 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या बताइए। तो अगर यहाँ पर हम देखें 0.5, तो -0 से कोई भी नंबर होगा उससे बड़ा होगा, जितना भी माइनस में वो उतना छोटा होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ही है जो आपको दिख रहा है, माइनस माइनस काटोगे प्लस, तो 3/8 जो है प्लस में होगा, और यही नंबर आपका बड़ा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है, उनके बीच का अंतर 10 है, तो वह संख्याएं कौन सी हैं। तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा कितना 336। तो वो कहना चाह रहा है कि जो 336 है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, लेकिन गुणनफलों के बीच का अंतर कितना है 10। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं ऑप्शन में दी हुई हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस भी 10, इनके बीच का डिफरेंस भी 10, इनके बीच का डिफरेंस भी 10, इनके बीच का डिफरेंस भी 10। इससे कोई वैल्यू नहीं कटी, तो इन दोनों का गुणनफल 200 नहीं है, क्योंकि हमें 336 चाहिए। 14 से काटी, 14 चौको 56, हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 5 33, और यही हमारा आंसर हो गया 14 और 24। सरल से सरल तरीके को जानना है, क्योंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना कि हम पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग पढ़ते तो इस चीज़ को बड़े लार्ज मेथड से देखते, क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सिंपल से सिंपल मेथड चाहिए। क्योंकि अगर आप सिंपल से सिंपल मेथड नहीं यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि वही चीज़ होगी कि आप एक लंबे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और पेपर जल्दी नहीं होगा। तो ये वाला सवाल तो आपने कई बार पढ़ाया है। लिखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65। अगर यहाँ पर हम देखें कॉमन क्या आ सकता है, 4 की पावर 61 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 1,
4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 256। तो 4 की पावर 61, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10, 16 4 20, 1 21। अब यहाँ पर देखें 2 5 2 7, 7 6 13, 13 1, 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3। तो जो अंदर वैल्यू है वो 341 है। तो अंदर की जो वैल्यू है वो किसी भी ऑप्शन से कट जाएगी, हमारी वैल्यू वही होगी। 3 से कटेगी, 4 3 7 1 8 नहीं कटेगी। 11 से कटेगी, 11 3 33, 33 और 1 34, तो 11 से कट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 11। तो क्या ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी। इस पे कई प्रकार के क्वेश्चन हमने कराए हैं सिंप्लीफिकेशन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है 3:57 57 PM, यानी दोपहर का समय हुआ है 3:57 से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था? अगर आप इसको देखें 5 घंटे 58 मिनट, तो क्या हम इसको कह सकते हैं 6 घंटे में से हम 2 मिनट कम कर लें? यही बात तो है। 6 घंटे में से 2 मिनट कम कर लें। बाद में कम करने का मतलब ये हुआ कि जब समय हमें 6 घंटे पहले का मिलेगा उसमें हम 2 बढ़ा देंगे। तो इससे 6 घंटे पहले का समय क्या हो जाएगा? 6 घंटे पहले का समय आप घटाइए तो 3 ये बच गया 4, यहाँ पर 4 और 2 वहाँ पर 10, 10 2 12, तो लगभग 9:57। तो 9:57 जो AM है वो 6 घंटे पहले का समय है। लेकिन ये 6 घंटे पहले का समय है, लेकिन यहाँ पर कहा गया 5 घंटे 58 मिनट, तो 2 मिनट और जोड़ दीजिए तो 9:59, वो भी AM। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, 9:59 AM। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 9:59 AM। आज 1 अप्रैल दिन बुधवार को अधिवर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात कौन सा दिन होगा? तो आपसे कहा गया 1 अप्रैल को वेडनेसडे है, तो 3 वर्ष पश्चात कौन सा दिन होगा? तो आप समझिए लीप ईयर का मतलब क्या होता है? अर्धवर्ष का। लीप ईयर का मतलब होता है जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल से बात स्टार्ट हुई है, फरवरी का कोई रोल नहीं है इस लीप ईयर में। तो फरवरी की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो 1 अप्रैल को वेडनेसडे था, तो अगले बार थर्सडे होगा 1 साल बाद। 1 साल बाद फ्राइडे होगा, और जो तीसरे साल बाद होगा वो सैटरडे होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सैटरडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए न्यून कोण में पूरक और संपूरक कोणों का अंतर कितना होगा? तो न्यून कोण होता है 90 से कम, 90 से कम। न्यून कोण होता है 90 से कम। और न्यून कोण का पूरक और संपूरक आप जानते होंगे, 2 कोणों का योग 90 डिग्री तो पूरक, 2 कोणों का योग 180 डिग्री तो संपूरक। तो 90 से कोई भी वैल्यू कम ले लो, मैंने मान लिया 50। जो न्यून कोण है वो 50 है, तो उसका पूरक कितना होगा? 40, 50 40 90, और संपूरक कितना होगा? 130। तो कह रहा है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 90। तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। आप कोई भी वैल्यू नहीं, जरूरी नहीं है 50 ही रखो, आप 60 रख लो, आप 70 रख लो, बस आप 90 से कम रखो। 90 से कम रखोगे और हमेशा ही 90 आंसर मिलेगा। 90 से कम की वैल्यू का संपूरक और पूरक का डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिए, एक न्यून कोण में पूरक और संपूरक कोणों का डिफरेंस हमेशा कितने डिग्री? 90 डिग्री होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने समय में 16 सही 2/3% है? किसकी वैल्यू है? 1/6। ब्याज की दर साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का है और साधारण ब्याज कितना है? 5। तो साधारण ब्याज 5 होगा, मूलधन 6 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50/3। और क्या पूछा है आपसे? समय T/100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, तो T का मान कितना? 5। आसानी था क्योंकि PRT/100 लगा दिया हमने। PRT/100 से आपको सारी बातें पता थी। और यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन होता हो तो देखा जाता है कि जिसका हो वो हमेशा नीचे होता है। तो 6 हो गया मूलधन और 5 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई समस्या नहीं हो इसमें। PRT/100 लगा दीजिए, कोई रूल नहीं, कोई
कोई भी शॉर्ट टेक्निक जो आपके मन में आए वो लगाइए, बस हमारा सवाल जल्दी लगना चाहिए। ये वेरी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो। 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदे, 10 रुपये दर्जन, यानी 10 रुपये उसने दिया तो उसको केले कितने मिले? 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। खरीद का 12 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। अब 12 रुपये में उसने कितने केले बेच दिए? 10। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो जब भी हमें देखना होता है दो वैल्यू के बीच में, तो क्यों ना हम इसको नंबर्स को बराबर कर लें। तो यहाँ 5 से गुणा कर दें, यहाँ 6 से गुणा कर दें। 5 से गुणा किया तो 10 की चीज़ अब 50 की हो गई, लेकिन जो नंबर हैं, क्वांटिटी है, वो कितनी हो गई? 60। और 12 छंग 72 हो गया, और 10 छका 60। तो 60 केले खरीदने में उसका कितना रुपए गया? 50। और 60 केले बेचकर उसको कितना रुपए मिला? 72। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 50 20 70 22 का किस पर हो गया? 50 पर, गुणा कितने परसेंट? 100%। 50 दूनी 100, और आंसर आ गया हमारा 44%। तो हमारा आंसर जो हो गया वो 44% हो गया। चलते हैं अगले नंबर पर, अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या का 30%, यदि किसी संख्या का 30%, यही हो गया, उस संख्या के 3/4 से, उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, तो सॉल्व कर दीजिए। ये 3 इंटू एक्स क्या लिख लेंगे हम लोग? 3x। इसको क्या लिख लेंगे? 3x। तो इसको यहाँ गुणा करो, इसको यहाँ गुणा करो, 10 तिया 30x, माइनस 4 तिया 12x, अपॉन 10 चौको 40 बराबर 63। तो 30 में से 12 गया तो 18x, अपॉन 40 बराबर 63। 9 दूनी 18, 9 7 63, 2 से काटो 20, x गुणा 20 गुणा 7 140। तो हमारा आंसर हो गया 140। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है तो वे दोनों वृत्त होंगे। वो कह रहा है दो वृत्तों के बीच की दूरी, समझना, दो वृत्तियों के, एक वृत्त, एक बार रुकना, अगर हम यहाँ पर बात करें एक वृत्त, ठीक, और दूसरा वृत्त, उसने कहा है कि दो वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो। अगर उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो जनरली बात है, अगर ये दूर दूर होंगे, ये दूर दूर होंगे, तो इनकी त्रिज्याओं की जो बीच की दूरी है वो ज़्यादा होगी। और उसने कहा है उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्र क्या हो गया? C1 और C2। अगर दूर दूर होंगे तो ये बात बिल्कुल सेट नहीं होगी, कि उसने कहा है कि त्रिज्याओं के बीच की दूरी का योग उनके केंद्र के, दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो। तो कम होगा मतलब कि ये जो दूरी ज़्यादा हो और ये दूरी कम हो। तो अगर दूर दूर होंगे तो नहीं होंगे। अगर हम कहें इन दोनों सर्कल आपस में, ये दोनों सर्कल आपस में प्रतिच्छेद करें, यहाँ पर इसने प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर ए, तो ए और बी क्या हो गया? प्रतिच्छेद बिंदु। C1 और C2 हो गया सर्कल, और R1 और R2 हो गई रेडियस। अब दोनों सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए, तो ये जो रूल है वो लागू कर गया कि R1 और R2 के जो बीच की दूरी है मिलाकर वो केंद्र के बीच की दूरी से कम है। तो हमारा आंसर हो गया इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दोनों सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक मतलब इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होगा तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। दो परमेय संख्याओं का योग एक परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या का मतलब P/Q, 1/3, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7/12। ये भी एक परमेय संख्या होगी। दो अपरमेय संख्याओं का योग एक परमेय संख्या होगा। और यहाँ पर नीचे लिखा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होगी। जाहिर सी बात है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होगी। कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी चीज़ देख लीजिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 5 6 प्राकृतिक संख्या होगी, तो ए भी सही है, ए भी सही है। तो एक ही ऑप्शन बचा है जो कि
गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या नहीं होती है। दो परिमेय संख्याओं का योग 2 माइनस रूट 2 प्लस 2 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वो भी पी अपॉन क्यू में होती है, लेकिन वो जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब होता है जो कभी भी रुके ना, जो कभी भी नहीं रुकते, उनको बार डेसिमल में भी यूज किया जाता है इरेशनल नंबरों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त, एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया और इसकी भाषा बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्या पूछना चाह रहा था। एक वृत्त और उसके अंदर एक वृत्त है और उसके अंदर बनने वाला वर्ग, अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग अगर अधिकतम होगा तो जो डायामीटर होगा, जो सर्किल का डायामीटर होगा वो इसका डायगोनल होगा। अगर सर्किल का डायामीटर है तो डायामीटर हो गया 2r। तो जो सर्किल का डायामीटर 2r है वही तो इसका डायगोनल होगा। वर्ग का डायगोनल होता है a√2 इज इक्वल टू 2r। तो a इज इक्वल टू आ गया 2r अपॉन √2। √2 इंटू √2 कर दीजिए परमेयकरण, a बराबर आ जाएगा r√2। तो जो साइड आ गई वो r√2 आ गई, जो रेडियस है वो r है, जो साइड है वो r√2 है। अगर रेडियस r है तो सर्किल का एरिया हो गया πr², और इसका a√2 है तो इसका एरिया हो गया 2r²। अब यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाह रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें 2r², तो आप देख रहे हैं 2r² रेडियस के समानुपाती बिल्कुल नहीं हो रहा है। वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। जनरली बात है कि वृत्त बड़ा होगा तो आपका एरिया भी बड़ा होगा, वृत्त छोटा होगा तो एरिया भी छोटा होगा। ये भी बात नहीं समझ में आई। वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा। अगर यहाँ पर एक बात समझो, वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो बिल्कुल, अगर उसकी साइड की बात करें तो उसके समान ही कुछ होगा, मतलब स्क्वायर के बराबर ही होगा, क्योंकि साइड होती है ए इंटू ए। तो होना तो नहीं चाहिए, वैसे जनरली आंसर यही लोग मान रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी इसका क्वेश्चन आंसर हम जनरली नहीं दे सकते। वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, विकर्ण के बराबर तो नहीं होगा, विकर्ण 2r है आपका, और विकर्ण अगर 2r है तो इसका तो नहीं होगा। जनरली ये आंसर है, अभी ऑफिशियल आंसर की तो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये पेपर पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए एक परिवार में विभिन्न मदों पर खर्च किया गया। परिवार की कुल आय 35,000 है। परिवार की कुल आय 35,000 है और परसेंट में दिया है तो ये 100%। अगर टोटल आय 35,000 है और टोटल परसेंट 100% है तो ईंधन और भोजन पर, ईंधन पर 10%, भोजन पर 48%, तो टोटल कितने परसेंट? 58%। तो सॉल्व कर दीजिए। 35,000 बराबर 100, 58% की बात किया गया है, 58/100। सॉल्व कर दीजिए 0, 58 गुणा 35। अगर 58 गुणा 35 है और लास्ट में 0 तो आ ही गया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 × 5 = 40, 4 × 5 = 25, 4 × 29, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 5 × 15, 15 × 2 = 17, 0 0 9 4 13 की 3 हाथ से ले, 1 7 2 9 10, 20 300। तो हमारा आंसर हो गया 2 20 300। और यहीं पर आपके 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए। पेपर में जो भी 30 क्वेश्चन आए थे, उस 30 क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कोई लगता है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सर इसका और बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप बिल्कुल कमेंट में आप उसको बताइए। और सेशन कैसा लगा इसको भी आप लोग बताइए। और यूपी टेट के अब आगे भी हम लोग प्रोसेस में इसके क्वेश्चन और डालेंगे, क्योंकि अब पेपर आगे बढ़ गया तो उसी प्रोसेस में हमको पढ़ाई करनी है। तो ध्यान रखना, यूपी टेट को आपको मैथ में 30 में से 30 क्वेश्चन लाने हैं, 30 में से 30 नंबर लाने हैं। और 30 में से 30 नंबर लाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन गलत आए पेपर में, लेकिन जब गलत आएगा तो सबको आंसर मिलेगा, तो आपको भी आंसर मिलेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो क्वेश्चन सही आए वो आपको पूरा पूरा करना है, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। आप टारगेट रखिए 30 में 30 नंबरों का, और हम लोग इस टारगेट को ज़रूर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और आपको यूपी टेट से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलती रहेगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू।